Hello guys, I'm Shrishpal Chauhan and today I have brought the lesson The Responsibility of Young Men written by Lal Bahadur Shastri. और this lesson is meant for the students of BA first year semester 1. Semester 1 के students के लिए ये lesson है and this is the lesson 9 The Responsibility of Young Men by Lal Bahadur Shastri ji. Let me tell you something about the author. Author के बारे में कुछ जान लेते हैं. लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम आपने जरूर सुना होगा. आफ्टर जवाहरलाल नेहरूज डिमाइज, लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात लाल बहादुर शास्त्री जी देश के दूसरे प्राइम मिनिस्टर बने थे. ही वॉज बोर्न इन मुगल सराय. इनका जन्म मुगल सराय में हुआ था. एंड हिज फादर शारदा प्रसाद श्रीवास्तव वाज स्कूल टीचर. और इनके पिता शारदा प्रसाद श्रीवास्तव ये अध्यापक थे, एक स्कूल में अध्यापक थे. शास्त्री जी वाज जस्ट 1 year old व्हेन हिज फादर डाइड. और भाग्य की विडंबना देखिए कि शास्त्री जी सिर्फ 1 वर्ष के थे जब इनके फादर का देहांत हुआ था. महात्मा गांधी इन्फ्लुएंस्ड हिम वेरी मच. महात्मा गांधी का इन पर बहुत ही प्रभाव था. इंडियाज विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन इंडो पाक वॉर इन 1965 मेड हिम ए नेशनल हीरो. और जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में, तो उस युद्ध में जो भारतवर्ष की जीत हुई थी, तो उस जीत ने इनको नेशनल हीरो बना दिया था. इस स्लोगन जय जवान जय किसान बिकेम वेरी पॉपुलर and is used at present time also. और इन्होंने एक नारा दिया था जय जवान जय किसान, क्योंकि हरित क्रांति लाने में भी इनका काफी योगदान रहा था. और इस स्लोगन की वजह से भी ये बहुत ही पॉपुलर रहे, लोकप्रिय बने. और ये नारा आज भी देश में प्रयोग किया जाता है. He died of a heart attack after signing the Tashkent Agreement on the 10th जनवरी 1966. 10 जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था. वहां पर हृदय की गति रुक जाने की वजह से इनका देहांत हो गया था. लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द एसे. ऐसे के बारे में जान लेते हैं. द प्रेजेंट ऐसे in fact is the abridged version of the speech delivered by him at the convocation program in the Aligarh Muslim University on the 19th December 1964. ये जो वर्तमान ऐसे है जो आपके सिलेबस में है, ये एक स्पीच का हिस्सा है. और ये स्पीच लाल बहादुर शास्त्री जी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1964 में 19 दिसंबर के दिन कन्वोकेशन प्रोग्राम में दी थी. इन दिस ऐसे शास्त्री जी टेल्स अस अबाउट द रोल ऑफ द इंडियन यूथ इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. इस ऐसे में शास्त्री जी हमें यह बताते हैं कि भारतीय युवक और युवतियों का देश के उत्थान में बहुत बड़ा योगदान है. अब आते हैं डिटेल्ड समरी पे. इस लेसन की मैंने समरी लिखी है, पैराफ्रेज समरी है. एक एक पॉइंट मैंने इंक्लूड किया है इसमें. शास्त्री जी begins this essay by making an appeal to the Indian youth to think themselves as citizens of their country at every stage of their life. जैसे ही ऐसे शुरू होता है तो शास्त्री जी इंडियन यूथ से, भारतीय युवक और युवतियों से एक अपील करते हैं कि वो जीवन के हर एक पड़ाव पे, हर मोड़ पे अपने आप को देश के नागरिक समझे. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री हैज कन्फर्ड ऑन देम सर्टन राइट्स. वो कहते हैं कि देश का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अनुसार उनको बहुत ही अधिकार दिए गए हैं, विशेष तरह के अधिकार दिए गए हैं. एट द सेम टाइम देयर राइट्स ब्रिंग सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच हैव टू बी क्लियरली अंडरस्टूड. और हमारे देश का संविधान हम सबको अधिकार देता है. अधिकारों के साथ साथ वो कुछ जिम्मेवारियां भी हमें देता है. इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री एंड सिटीजन ऑफ द कंट्री एंजॉयज फ्रीडम. भारतवर्ष एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे देश का प्रत्येक नागरिक स्वतंत्रता एंजॉय करता है, पूरी तरह से आजाद है. बट शास्त्री जी सेज दैट फ्रीडम ऑलवेज ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज. शास्त्री जी कहते हैं कि जब भी किसी को अधिकार मिलते हैं या स्वतंत्रता मिलती है तो हम सब की जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं.
A number of voluntary restraints are to be applied in the interest of organized society. और एक organized society के लिए बहुत से voluntary means willing, इच्छा से, restraints means limitations, अपने ऊपर लागू करने पड़ते हैं। समाज के चलने के लिए, समाज के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने ऊपर कुछ limitations अपने ऊपर लागू करनी पड़ती हैं। These voluntary restraints are to be exercised and demonstrated in everyday life. और ये जो पाबंदियां हैं, restraints हैं, जो प्रत्येक नागरिक को खुद पे लगानी चाहिए, स्वयं पे लगानी चाहिए, तो अमल भी करना है, इन पे चलना भी है, एक्सरसाइज करना है, इन पे अमल करना है और दिन प्रतिदिन के जीवन में इनको प्रदर्शित भी करना है, डिमॉन्स्ट्रेट करना है। शास्त्री जी राइट्स दैट ए गुड सिटीजन ऑलवेज ओबेज लॉ। शास्त्री जी कहते हैं कि जो एक अच्छा नागरिक होता है वो कानून को मानता है, उसकी अवमानना नहीं करता। He obeys the laws spontaneously, not under any type of pressure. वह व्यक्ति कानून को नेचुरल तरीके से मानता है, प्राकृतिक तौर पे मानता है, स्वाभाविक रूप से मानता है और किसी दबाव की वजह से नहीं मानता, बल्कि प्राकृतिक स्वाभाविक रूप से उन्हें मानता है, उन पे चलता है। He takes delight in performing his civic duties. जो उसकी civic duties हैं, एक नागरिक होने के नाते जो कर्तव्य हैं, उनको वो खुशी खुशी निभाता है। In the olden days, sense of self-restraint and discipline were inculcated by the combined efforts of the family and the teacher. पुराने जमाने में जो सेल्फ डिसिप्लिन है, जो पाबंदियां अपने ऊपर इंसान लगाता है और जो अनुशासन अपने ऊपर वो आयत करता है, लगाता है, उसको परिवार के द्वारा और अध्यापक के द्वारा एक कंबाइंड एफर्ट के साथ बच्चों में इनकलकेट किया जाता था, उनको शिक्षित किया जाता था। बच्चों को स्कूलों में अनुशासन में कैसे रहना है, घर में और बाहर अनुशासन में कैसे रहना है और अपने ऊपर जो पाबंदियां होती है, सेल्फ रिस्ट्रेंट होता है, उसको कैसे निभाना है, कैसे लगाना है, ये बातें परिवार में भी सीखता था बच्चा और स्कूल में जाके भी सीखता था। तो इस तरह से एक कंबाइंड एफर्ट्स के साथ ये दोनों गुण बच्चों को सिखा दिए जाते थे। शास्त्री जी फर्दर सेज दैट पेरेंट्स डू नॉट फाइंड इनफ टाइम टू लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन नाउअडेज ड्यू टू इकोनॉमिक स्ट्रेस। शास्त्री जी कहते हैं कि आज के पेरेंट्स आर्थिक दबाव की वजह से, क्योंकि उनको दिन रात रोजी रोटी कमाने के लिए भागदौड़ करनी होती है, उनके पास समय ही नहीं बचा कि वो अपने बच्चों की देखभाल कर सके। जिस तरह से पुराने समय में, आज से 40 साल पहले, लोग पेरेंट्स अपने बच्चों को शिक्षा देते थे, घर में बहुत सी बातें सिखा देते थे। आज के पेरेंट्स के पास इतना समय नहीं है कि वो इन बातों की तरफ ध्यान दे सके। After the Shastri ji writes that the number of students has grown in the educational institutions up to the extent that it has become difficult for the teachers to have personal contact with the students. शास्त्री जी आगे कहते हैं कि आज के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ये उस समय की बात है जब ये 1964 में उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में अपना भाषण दिया था, उस समय भी उन्हें लग रहा था कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है और उन्हें ये भी लगता था कि स्कूलों में, कॉलेजेस में विद्यार्थियों की भीड़ जमा होती जा रही है और इस वजह से अध्यापक अपने विद्यार्थियों की तरफ पूरा ध्यान नहीं दे सकते और उनका जो एक एक बच्चे के साथ पर्सनल कांटेक्ट होता है, व्यक्तिगत रूप से वो बच्चों के बारे, स्टूडेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, वो नहीं जान पाते। As a result, the students have to depend on their own resources और इस वजह से विद्यार्थियों को अपने आप ही ये सारा काम करना पड़ता है, अपने ही रिसोर्सेज पे डिपेंड होना पड़ता है, आश्रित होना पड़ता है। शास्त्री जी says that every stage in life is important. जीवन में कितने भी पड़ाव आते हैं, कितने भी मोड़ आते हैं और जीवन का हर पड़ाव महत्वपूर्ण होता है। After that, शास्त्री जी writes about work culture. इसके पश्चात शास्त्री जी वर्क कल्चर के बारे में लिखते हैं। वर्क हैज इट्स ओन डिग्निटी। कार्य की अपनी महत्वता है। इफ डन ऑनेस्टली, यदि कार्य ईमानदारी के साथ किया जाए, इट गिव्स सेटिस्फैक्शन टू द पर्सन हु डज इट। जो व्यक्ति कार्य को करता है उसको
संतुष्टि प्राप्त होती है। वट एवर ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन, इट शुड बी डन विद फुल डिवोशन एंड सिंसियरिटी। जो भी आपको उत्तरदायित्व दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाती है या कर्तव्य दिया जाता है, तो आपको उसे फुल डिवोशन के साथ, मन के साथ, पूरे लगाव के साथ और वफादारी के साथ, निष्ठा के साथ किया जाना चाहिए। सच एन अप्रोच इज गुड इन इटसेल्फ एट वन हैंड। ये जो अप्रोच है, अपने कार्य को संतुष्टि के साथ करना, निष्ठा के साथ करना, एक तरफ बहुत अच्छी अप्रोच है, अपने आप में अच्छी अप्रोच है। एंड ऑन द अदर हैंड इट हैज द एडेड एडवांटेज ऑफ ओपनिंग अप avenues फॉर फर्दर एडवांसमेंट। और दूसरी तरफ ये जो अप्रोच है, कार्य को अच्छे से करना, ईमानदारी के साथ करना, ये कहीं ना कहीं आपको और एडवांटेज देगी, लाभ देगी और आपके लिए नए अवसर पैदा करेगी, क्योंकि मेहनत करना आपकी आदत बन जाएगी। जब आप कोई भी कार्य टेकअप करोगे, कोई भी जिम्मेवारी अपने हाथ में लोगे, जब आप उसको अच्छे से करोगे तो लोग आपको काम देंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे और आप एक अलग व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति बन जाओगे। Sometimes people criticize others for not doing their duties। कई बार ऐसा होता है, लोग दूसरों की निंदा करते हैं कि वो अपना कर्तव्य निष्ठा से नहीं कर रहे। शास्त्री जी advises such people that they should see whether they have done their job well before criticizing others। शास्त्री जी ऐसे लोगों को सलाह देते हैं कि दूसरों की आलोचना करने से पहले वो खुद इस बात को तय करें, इस बात को देखें कि क्या वो अपने प्रत्येक कार्य को उत्तरदायित्व के साथ, जिम्मेवारी के साथ करते हैं या नहीं करते हैं। The habit of criticizing others without ensuring that they themselves have done their work well or not is very bad। ये जो आदत है दूसरों की आलोचना करना कि फलां व्यक्ति ने अपना कार्य अच्छे से नहीं किया, वो कभी भी अपने कार्य अच्छे से नहीं करते, जिम्मेवारी से नहीं करते, ये आदत बुरी तब लगती है जब वह व्यक्ति जो आलोचना कर रहा है वो खुद में अपने अंदर झांक के नहीं देखता और खुद वो अपना कार्य निष्ठा से नहीं करता और जिम्मेवारी से नहीं करता, तो उस व्यक्ति को तो आलोचना करने का अधिकार है ही नहीं। आफ्टर टॉकिंग अबाउट वर्क कल्चर, शास्त्री जी टेल्स अस अबाउट आवर लॉयल्टी टू आवर कंट्री। वर्क कल्चर के बारे में बात करने के पश्चात शास्त्री जी हमें देश के प्रति हमारी क्या जिम्मेवारी है, क्या हमारी लॉयल्टी है, निष्ठा है, उसके बारे में बताते हैं। He says that we should never forget that loyalty to the country comes first and other types of loyalty comes after। शास्त्री जी कहते हैं कि हमें यह बात कभी भी नहीं भुलानी चाहिए कि देश के प्रति हमारी लॉयल्टी, निष्ठा नंबर 1 स्थान पे आती है और अन्य प्रकार की जो निष्ठा है परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, ये बाद में आती है। इट्स एब्सोल्यूट इन इटसेल्फ, ये अपने आप में फाइनल है, कंप्लीट है। He also says that anyone who fosters or promotes separatism or vociferous tendencies is our country's enemy। Foster means promote करना, विकसित करना, और वो कहते हैं कि जो लोग सेपरेटिज्म को बढ़ावा देते हैं या फिर ऐसी फोर्सेस को बढ़ावा देते हैं, ऐसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देते हैं जो डिवीजन पैदा करती हैं समाज में, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती हैं, तो ऐसी टेंडेंसीज देश के लिए घातक है, नुकसानदेह। शास्त्री जी lays stress on the need to prepare the youth of the country to train themselves in a disciplined and determined manner for the responsibilities of tomorrow। और शास्त्री जी इस बात पे बल दे के गए थे कि जो आज का युवक और युवतियां हैं उन्हें इस प्रकार से ट्रेन करना चाहिए कि वो एक डिसिप्लिन और डिटर्मिन्ड मैनर में अपनी जिम्मेवारियों को निभा सकें, अपने उत्तरदायित्व को समझ सकें और जो भी कार्य करें अपनी ड्यूटी को निभाएं, अपने जिम्मेवारियों को निभाएं, तो पूरे अनुशासन में रह के और पूरे डिटर्मिन्ड मैनर के साथ, मीन्स पूरे दृढ़ निश्चय के साथ वो ये कार्य करें। A democratic country is sustained by the cooperative efforts of the many। और कहते हैं कि डेमोक्रेटिक जो कंट्री होता है, जो लोकतांत्रिक देश है, वह कोऑपरेटिव एफर्ट्स पे ही चलता है। जब सब लोग मिलजुल के कार्य करेंगे, देश हित में कार्य करेंगे, तभी वह देश विकसित होता है। लोकतांत्रिक देश
एक से नहीं चलता, अनेकों से चलता है, उनके मिले जुले एफर्ट के साथ चलता है, प्रयत्न के साथ चलता है। Thus the future of the country is in the hands of the youth। इस प्रकार से देश का भविष्य युवक और युवतियों के हाथों में है। The older generation should complete their tasks sincerely and the new ones are to come along to take their place। अगर हम देखें, a democratic country is sustained by the cooperative efforts of the many। लेखक कह रहे थे कि जो डेमोक्रेटिक सेटअप है किसी भी देश का, वो सस्टेन करेगा तो कोऑपरेटिव एफर्ट्स के साथ करेगा। अगर सब लोग मिलजुल के एक जैसे एफर्ट्स लगाएंगे, देन दैट डेमोक्रेसी विल सस्टेन फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तब वो डेमोक्रेटिक सेटअप बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। Thus the future of the country is in the hands of the youth। इस तरह से किसी भी देश का जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो वहाँ के नौजवान युवक और युवतियों के हाथों में होता है। द ओल्डर जनरेशन शुड कंप्लीट देयर टास्क सिंसियरली। और जो पुरानी जनरेशन्स हैं, उन्हें अपने कार्य बहुत ही सिंसियरली पूरे करने चाहिए, निष्ठा के साथ पूरे करने चाहिए। एंड न्यू वंस आर टू कम अलोंग टू टेक देयर प्लेसेस। और इसके पश्चात नई जनरेशन उनका स्थान ले लेंगी। Shastri ji also says that if they are well equipped as individuals and as citizens, the country's future will be bright। शास्त्री जी ये भी कहते हैं कि अगर जो न्यू जनरेशन है वो वेल रिसोर्स्ड हो, वेल इक्विप्ड हो, एक इंडिविजुअल के रूप में वो पूरे डेवलप्ड हो और सब कुछ उन्हें आता हो, और सिटीजन के रूप में भी उनमें सभी गुण मौजूद होने चाहिए, तो कंट्री का भविष्य जो होगा वो ब्राइट हो। शास्त्री जी also writes that our country's position regarding secularism is well known। शास्त्री जी ये भी कहते हैं कि हमारे देश में जो सेकुलरिज्म है, जो धर्म निरपेक्षता है, उसकी अपनी पोजीशन है। सब लोग हमारे देश की सेकुलरिज्म के बारे में जानते हैं, धर्म निरपेक्षता के बारे में जानते हैं। Secularism ensures equal respect for all religions and equal opportunities for all citizens irrespective of their caste, creed and faith they profess। और सेकुलरिज्म के तहत सभी धर्मों को समान दर्जा मिला हुआ है, सभी नागरिक समान अधिकार रखते हैं और सभी धर्मों को बराबर रिस्पेक्ट दी जाती है और सभी धर्मों के लोगों को बराबर अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि वो जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। और समान अधिकार सभी और भारतवर्ष के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के, ना कोई कास्ट या क्रीड मीन्स रिलीजन या किसी विश्वास, और सब लोग अपने अपने धर्मों में विश्वास रख सकते हैं। सभी लोग एक दूसरे के धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं। और इन स्पाइट ऑफ ए सीमिंग डाइवर्सिटी देयर इज ए फंडामेंटल यूनिटी इन इंडिया। देखने में भिन्नता है, हमारे देश में अगर देखा जाए तो भिन्नता है। तरह तरह के लोग, तरह तरह के कल्चर, अलग अलग कल्चर्स के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। रीजनल भाषाएं कुछ एक किलोमीटर के रीजनल भाषाएं बहुत हैं और ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस हैं, खान पान में कल्चरल डिफरेंसेस हैं। इन सब डाइवर्सिटीज के बावजूद भी हमारे देश में फंडामेंटल यूनिटी है, आधारभूत एकता है। It has to be our constant endeavor to maintain and strengthen this unity। और हम सब नागरिकों का, भारतवर्ष के सभी नागरिकों का ये कांस्टेंट एंडेवर होना चाहिए। एंडेवर मींस एफर्ट, ये लगातार एफर्ट होना चाहिए कि इस स्ट्रेंथ को, इस यूनिटी को मजबूत करें, मेंटेन करके रखें। The country can progress only if it does away completely with falciparum tendencies and emerges as an integrated whole। कोई भी राष्ट्र प्रोग्रेस करेगा यदि वो पूर्ण रूप से फिसीपैरस टेंडेंसीज को दूर करेगा, इनको फिसीपैरस टेंडेंसी को, सेपरिज्म, जो डिवाइसिव फोर्सेस हैं उनको दरकिनार करेगा, उनको भगाएगा, उन्हें खत्म करेगा और एक इंटीग्रेटेड होल के रूप में उभरेगा।
इंटीग्रेटेड होल का मतलब होता है कि डाइवर्सिटी होने के नाते, जैसे स्टेट्स हैं हमारे देश में फैली हुई है, कहीं बहुत सी स्टेट्स हैं, आप जानते हैं कितनी स्टेट्स हैं। तो ये डाइवर्सिटी है, हर स्टेट में डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। और हमारे देश में जितनी भी स्टेट्स हैं उनको उनमें यूनिटी होती है, उनमें एक यूनिटी होगी अगर हम डिवाइसिव फोर्सेस को दरकिनार करते हैं, उनको खत्म करते हैं। And it is in the field of education that the seed of secularism has to be sown at the earliest stages। और आरंभ में ही एजुकेशन के क्षेत्र में शुरुआत में ही सेकुलरिज्म के बीज बो दिए जाने चाहिए। जब स्कूल में विद्यार्थी आते हैं तो उनको किसी न किसी माध्यम से सेकुलरिज्म के बारे में बताया जाए, इसके महत्व को बताया जाए, आपसी जो डिफरेंस होते हैं उनसे कैसे बचा जाए, और so that the plant can be carefully nurtured as it grows। और ये बातें जब आरंभ में बच्चों को बता दी जाएंगी, हर स्कूल में इस तरह की शिक्षा दी जाएगी कि जो सेकुलरिज्म का प्रचार करती हो, भारतवर्ष को भिन्नता होते हुए भी एकता के बंधन में जो बातें पिरोती हैं उनके महत्व के बारे में बताया जाए, ताकि सेकुलरिज्म के पौधे को सही तरीके से नर्चर किया जाए, उसे पोषित किया जाए ताकि वो अच्छे से बढ़ सके। तो इस स्लाइड में ये बताया गया है कि फील्ड ऑफ एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सेकुलरिज्म के बीज विद्यार्थियों के मस्तिष्क में बोए जा सकते हैं, उन्हें सेकुलरिज्म का महत्व बताया जा सकता है ताकि वो एकजुट होकर भारतवर्ष को प्रगति के मार्ग पर ले जा सके। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये वीडियो लेक्चर यहीं खत्म हो जाता है।